हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बीपीएससी की तैयारी के लिए जो एससीईआरटी की पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, उसका अंतिम पाठ देखिए। हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम आधुनिक काल पढ़ेंगे और ये जो आधुनिक काल है वो आपका इसमें लास्ट है। इसके बाद हम एससीईआरटी की और भी पुस्तकों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रीतिकाल के ऊपर जो मैंने बताया था उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो उसमें कमी लगी, तो मैंने आपको उसमें दूसरी जो है अपनी तरफ से बना के जो आपको ज़रूरी थी बतानी, वो सारी चीज़ें मैंने संकलित करके आपको बताई थी। आधुनिक काल मुझे इसका काफ़ी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें अभी आप देखिए, पहले इसमें आधुनिक काल के बारे में जो चीज़ें बताई गई है, उसके बाद ये बताया गया कि आधुनिक काल में काव्य, निबंध, कहानी, उपन्यास कौन से लिखे गए। तो ये काफ़ी अलग अलग सेक्शन में मतलब बांट के, जैसे आधुनिक काल तो भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग में कौन से उपन्यास, नाटक, कहानी आदि लिखे गए, तो अलग अलग भागों में एक साथ जो है डिवाइड किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ 19वीं शती के उत्तरार्ध में हुआ है, लेकिन इसकी भूमिका शती के प्रारंभ से ही बनने लगी थी। 1764 यानी कि इसका समय जो अगर माने तो 19वीं शती है, लेकिन शुरुआत हम कह सकते हैं इससे पहले भी हुई है। तो 1764 में बक्सर के पास हुई लड़ाई में मीर कासिम, अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह की सम्मिलित सैन्य शक्ति को हराकर अंग्रेज़ों ने हिंदी भाषी क्षेत्र में भी राजस्व की वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके लिए उनकी दीवानी कचहरियाँ कायम हुई। इससे जुड़ा एक नया नौकरी पेशा समुदाय जो है विकसित हुआ। 1792 में राजस्व को व्यवस्थित रूप देने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा लागू की। इस व्यवस्था में भूमि व्यक्तिगत संपत्ति बन गई। अब इसे बेचा खरीदा जा सकता था। तो यहाँ पर यह है कि आधुनिक काल की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। इसके पहले काश्तकार को यह अधिकार नहीं था। हालांकि किसान पुश्त दर पुश्त प्राप्त जमीन पर खेती करते चले आ रहे थे। राजस्व जमा नहीं करने की स्थिति में जमींदारियां भी बेची खरीदी जाने लगी थी। स्वभावतः जमींदारी वैसे लोगों के हाथों में भी जाने लगी जिनकी गांवों और किसानों की समस्याओं में कोई अभिरुचि और हमदर्दी नहीं थी। प्राकृतिक आपदाओं की मार और मालगुजारी की ऊंची दर के भार से तबाह हिंदी क्षेत्र के किसानों में असंतोष और विक्षोभ बढ़ना स्वाभाविक था। यह आक्रोश 1857 में इस क्षेत्र में विभिन्न शासकों, जगदीशपुर बिहार के बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब, तात्या टोपे, अवध की बेगम हजरत महल और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर आदि के नेतृत्व में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में प्रकट हुआ। तो ये बताया गया कि शुरुआत में जब लोगों की जो खेती थी, पहले तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपनी खेतियाँ मिली हुई थी, उनको वो अपनी मर्ज़ी से लोग जो है इसको बेच सकते थे, खरीद सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है प्राकृतिक आपदाएं या और कोई दिक्कतें ने उनको क्या किया, वो जो उनकी ज़मीन थी वो ज़मींदारी हाथों में जाने लगी। अपने शासन क्षेत्र में ही सीमित न रहकर उन लोगों ने पूरे देश से फिरंगी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। ये 1857 के युद्ध की बात हो रही है। अतः इसका स्वरूप राष्ट्रीय था, लेकिन अंग्रेजी इतिहास लेखकों ने इसे महज सिपाही विद्रोह या गदर विद्रोह के रूप में चित्रित किया। इसके बाद स्वाधीनता संग्राम की विफलता के बाद 1858 से यह कंपनी राज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर इंग्लैंड की तत्कालीन साम्राज्ञी विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ, जिसके घोषणा पत्र में इस देश की प्रजा की बेहतरी के लिए कई वायदे किए गए। बाद में आगे चलकर इन्हीं घोषणाओं को आधार बनाते हुए नया मध्य वर्ग अपने नागरिक अधिकारों की मांग मुखर करने लगा, लेकिन इसके पहले से ही फिरंगी हुकूमत द्वारा अपने व्यापार और प्रशासन की सुविधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। तो देखिए, जब बात हम भारतेंदु युग की करते हैं तो पूरा आपने देखा है कि ब्रिटिश शासन जो है लागू था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यही सब जिक्र इसमें किया गया है। 1833 में लॉर्ड मैकॉले के सुझाव पर देसी लोगों के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली जो है लागू की गई।
इसने नए मध्य वर्ग के विकास में विशेष योगदान दिया। बाद में रेल और डाक तार प्रणाली लागू की गई। ये प्रबंध ब्रिटिश शासन की सुविधा के लिए किए गए थे, लेकिन ये बातें अनिवार्य रूप से देशवासियों में नए युग का बोध कराने वाली साबित हुई। यूरोप में विकसित ज्ञान विज्ञान पर आधारित नई शिक्षा प्रणाली से देशवासियों का जुड़ाव होने लगा तथा एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ और उसमें समस्त विश्व की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आकांक्षा बलवती होने लगी। फलस्वरूप भारतीय क्षितिज पर नव जागरण का उदय हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इस काल को गद्य काल कहा है। जो इसकी शुरुआत हुई थी उसको शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है। ऐसा इसलिए कि इस काल में खड़ी बोली गद्य में साहित्य रचनाएं शुरू की गई। इसमें पूर्व का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः काव्य का इतिहास है। लेकिन अगर बात करें आधुनिक काल की तो देखिए आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों रचनाएं रची गई है, काव्य रचनाएं भी रची गई है, लेकिन आगे आते आते ये संपूर्ण रूप से जिसका स्वरूप है वो बदल गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के इस चरण में गद्य में भी साहित्य रचना शुरू हुई और शीघ्र ही इसने अपना प्रमुख स्थान पा लिया। तो पहले जहाँ केवल पद्य रूप ही हमें देखने को मिलता था, वहाँ 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हमें इसका गद्य रूप भी देखने मिला। 19वीं शताब्दी में नई चेतना और नए ज्ञान के आगमन का श्रेय प्रेस और पत्रिका को दिया जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड। स्थान कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कोलकाता से। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रकाशन वर्ष 1826 ईस्वी। तो इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ से लेके और यहाँ से, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर है कोलकाता से प्रजामित्र 1834 ईस्वी और समाचार सुधा वर्षन 1854 ईस्वी में निकले। तो ये भी देख लीजिएगा। भारतीय नवजागरण के लिए प्रेस एक वरदान साबित हुआ। साहित्यिक दृष्टि से भी देखें तो प्रेस और समाचार पत्रों का कम योगदान नहीं है। भारतेंदु युग में साहित्य लेखन और पत्रकारिता में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची थी। और इस युग में अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें लिखी गई, तो निबंध, नाटक आदि की रचना भी प्रारंभ हुई थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। लॉर्ड विलियम बेंटिन की सहायता से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कराया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुविवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद आदि का विरोध किया। मेन तो आप ये याद रखिएगा। उनके अनुयायी केशव चंद्र सेन ने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1867 में महादेव गोविंद रानड़े ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो जितने ये स्थापनाएं हुए हैं उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इनसे भी पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार आंदोलन आर्य समाज के नेतृत्व में चला। देखिए कुछ टाइम में आपको ये भी कराऊंगी कि जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट आ रही है उन चीज़ों का अलग से संकलन भी कराऊंगी, ताकि आपके साथ एक साथ रहे। फिलहाल जो है बुक को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी होता है और बीच बीच से भी पॉइंट बन रहे हैं, और लास्ट टाइम हम प्रैक्टिस में भी उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ले लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि प्रश्न आपका सिर्फ इन्हीं इम्पोर्टेंट से आए, और भी चीज़ें हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैं पूरा का पूरा अभी पढ़ा रही हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ ऐसी ही चीज़ें करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा प्रश्न उन्हीं पे आते हैं, ठीक है। चलिए 1875 में इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आर्य समाज की। इनके ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज द्वारा चलाए गए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का लक्ष्य वैसे रूढ़ियों और अंधविश्वासों से भारतीय जनमानस को मुक्त कराना था जो उसकी प्रकृति में बाधक थे। इस क्रम में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने विधवा विवाह को स्वीकृत कराने के साथ नारी शिक्षा पर जोर दिया। इससे समाज में स्त्रियों की समानता की भूमिका प्रस्तुत हुई। यूँ उस समय तक राजनीतिक स्वतंत्रता का विचार साफ तौर पर उभर कर सामने नहीं आ पाया था, लेकिन स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में यह व्यक्त किया है। तो उनकी रचना कौन सी है?
सत्यार्थ प्रकाश। किसी देश में स्वदेशी शासन की ही सर्वोपरि होता है, ये उन्होंने बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतेंदु युग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भारतेंदु युग से पहले खड़ी बोली में गद्य लेखन का आरंभ हो चुका था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा भले ही काव्य भाषा के रूप में, तो पहले जो थी खड़ी बोली जो है गद्य रूप में, और ब्रज भाषा जो थी वो है काव्य रूप में। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में कामकाज की भाषा को विकसित स्थापित किया गया। एक और हिंदी समाज का पिछड़ापन, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड, पराधीनता, गरीबी, आर्थिक बदहाली, तो दूसरी ओर 1857 का महासमर, ये सारी स्थितियाँ भारतेंदु मंडल के लेखकों के समक्ष थी। नई चेतना का स्वीकार, समकालीन परिवेश के प्रति सजग आलोचनात्मक दृष्टि, परंपरा और जातीय स्मृति से जुड़ाव, ये वे लक्षण थे जो भारतेंदु युगीन रचनाकारों में पहचाने जा सकते थे। भारतेंदु के लिए नामवर सिंह की यह उक्ति दरअसल भारतेंदु मंडल के सभी रचनाकारों के लिए समान। अब देखिए, नामवर सिंह के कथन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा की जड़ें ठेठ अपनी ही परंपरा से फूटी है, जिसके हृदय के तार लोक के हृदय से जुड़े हुए हैं। भारतेंदु का हृदय वैष्णव जरूर था, लेकिन वह किसी मंदिर का मोहन भोग न था। तो ये नामवर सिंह के कथन भी पूछे जाते हैं, तो इन कथन को देख लीजिए, ठीक है। उस हृदय में अनीति और अन्याय के विरुद्ध दहकती आग भी थी, दीन दुखी के लिए करना भी थी। भारतेंदु युग का जो साहित्य था वो लोकोन्मुख, लोगों के लिए साहित्य था। हिंदी साहित्य अब भी रीतिकालीन कुहेलिका में ही था, पर देश में नए विचारों का संचार हो रहा था, लोगों की अभिरुचि बदल रही थी। हिंदी साहित्य भी इन परिवर्तनों से अप्रभावित था। यहाँ पे शुक्ल जी के शब्दों में क्या कहा गया है, उन्होंने यानी कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा कर दिया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। तो शुक्ल जी के कथन भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके इसमें बीच में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भारतेंदु युग के विषय में रामविलास शर्मा का कथन है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी करता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य भी। ये हो गया इम्पोर्टेंट जिनके कथन है। देखिए, कथन जो आपके बुक में आ रहे हैं उन कथनों को आप नोट डाउन करते चले जाइए, क्योंकि कथन तो इम्पोर्टेंट ही है, और क्या पता जब आपकी SCERT की पुस्तक में है तो आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इस युग में कविता के विषय बदले और खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। भारतेंदु के ही शब्दों में कहे तो हिंदी नई चाल में ढली। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी नई चाल में कब ढली, तो भारतेंदु युग में जो है इसका विकास हुआ। आगे पत्र पत्रिकाओं का भी विकास हुआ, नई विधाओं का विकास हुआ। ये सारी चीज़ें हिंदी भाषा और साहित्य के लिए बिल्कुल नई थी। अब काव्य की बात कर ले तो भारतेंदु युग में किस प्रकार के काव्य रचनाएं रची गई। भारतेंदु युग में गद्य का विकास खड़ी बोली में हुआ, पर कविता की भाषा अब भी ब्रज ही थी। कविता में अभी भी रीतिकालीन प्रवृत्तियां, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, समस्या पूर्ति, काव्य निरूपण आदि प्रचलित थे। एक तरह से यह संक्रांति काल है, क्योंकि इन पुरानी काव्य प्रवृत्तियों के साथ नए विषयों जैसे भूख, गरीबी, अकाल, टैक्स, महंगाई, कलह, देश आदि भी काव्य रचना होने लगी। और यह भूमिका जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने परंपरागत विषयों पर भी लिखकर उनमें एक नई चमक भर दी। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, ये तो भारतेंदु की रचनाएं हैं, क्योंकि परीक्षा में भारतेंदु की रचनाएं भी आपसे पूछी जाती है। आदि कृतियों में भारतेंदु ने श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति की है। इस तरह भक्ति का स्वर भी बदला हुआ दिखाई पड़ता है। नीलदेवी नाटक में भारतेंदु कहते हैं, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो ये उनके नीलदेवी नाटक का कथन है।
भारतेंदु युग के रचनाकारों ने अपने देश समाज की पीड़ा को व्यक्त किया है। अंग्रेजी शासन को उन्होंने शोषक के रूप में प्रकट किया है। भारतेंदु बार बार अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं उनकी आलोचना करते हैं। ये उनके नाटक आप भारत दुर्दशा में भी देखते हैं, क्योंकि आर्थिक बदहाली की सभी समस्याओं का कारण है। यहाँ पर उन्होंने जैसे एक उदाहरण दिया है, दीन भय बलहीन भय धन छीन भय सब बुद्धि हिरानी, ऐसा न चाहिए आपके राज प्रजागण जो मछली बिन पानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जो स्थिति बताई है। वहीं पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा है, हिंदू मुस्लिम जैन पारसी ईसाई सब जात, सुखी होए ही भरे प्रेम घन सकल भारती भ्रात। भारतेंदु युग में कविता की प्रतिनिधि जो भाषा थी वो ब्रज थी। यो खड़ी बोली में काव्य रचना की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे अब भाषा की बात करें तो भारतेंदु ने किस नाम से जो है अपनी काव्य रचनाएं रची है, देख सकते हैं। भारतेंदु ने रसा उपनाम से गजलें भी कही। वे ये स्वभाषा के प्रति सचेत थे, पर उर्दू शब्दावली के प्रयोग से उन्हें परहेज न था। इनकी भाषा में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी और प्रांतीय भाषाओं के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं। अब बात करें कि भारतेंदु मंडल के रचनाकारों की, तो देखिए भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने खड़ी बोली में कम लिखा, किंतु श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास आदि ने खड़ी बोली कविता का सफल आरंभ भारतेंदु युग में ही कर दिया। इसी समय अयोध्या प्रसाद खत्री मुजफ्फरपुर बिहार के ने खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली का पद्य जैसी कृतियों में खड़ी बोली कविता के पक्ष में अपनी भूमिका जो है उन्होंने दिखाई है। इसके अलावा अगर बिहार के ही महेश नारायण की कविता मुक्त छंद की कविता में खड़ी बोली कविता के भावी विकास का आभास मिलता है। अब बात करें भारतेंदु युगीन में कौन कौन से निबंध जो है लिखे गए या किस प्रकार के निबंध जो है लिखे गए। भारतेंदु युगीन गद्य का सबसे सशक्त रूप निबंधों में देखने को मिलता है। विषयों का वैविध्य, शैली का आकर्षण और कथन की भंगिमा इस युग के निबंधों की विशेषता है। स्वयं भारतेंदु को इस विधा का जनक कहना चाहिए। तो निबंध का जनक उन्होंने ये बात कही है। अन्य निबंधकारों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास आदि प्रमुख हैं और ये किसी न किसी पत्रिका से जुड़े थे। निबंध अब क्या है, तो निबंध एक ऐसी विधा है जिससे लेखक के व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, भाषा आदि विषय पर अपने निबंध लिखे हैं। इसी तरह बात करें प्रताप नारायण मिश्र ने धोखा, मनोयोग, समझदार की मौत, नाक, जीभ, दांत आदि विषयों पर अपने निबंध लिखे हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है। तो ये चीज़ तो आपसे पूछी ही जाती है कि किसे जो है हिंदी का एडिसन और स्टील कहा जाता है। तो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट इस काल के सबसे समर्थ निबंधकार हैं। इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर खूब लिखा। इनके साथ ही इनके व्यक्तिपरक निबंध भी प्रसिद्ध है। इनके निबंधों में बाल विवाह, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, चली सो चली, बातचीत, चढ़ती उम्र आदि प्रमुख है। भारतेंदु युग के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता उन निबंधों से प्रकट होने वाला व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की चेतना है। अब बात करते हैं नाटकों की। तो भारतेंदु युग में कौन कौन से नाटक लिखे गए। तो हिंदी नाटक का आरंभ भारतेंदु युग से मानना चाहिए। मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक की इस काल में धूम रही। इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं खुद हैं। नाटकों का प्रत्यक्ष जुड़ाव लोक समाज से होता है। इस तरह युगीन यथार्थ की स्वीकृति और नाटक की प्रकृति के अनुरूप उस काल में नाटकों में वर्तमान दशा पर तीखा व्यंग और सामाजिक व्यवस्था की कलई खोलने का स्पष्ट साहस भी दिखाई पड़ता है। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, आप इसकी भी डिटेल अपने पास रखिएगा परीक्षा के लिए। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक की। अंधेर नगरी में व्यंग को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक
तीनों स्तर पर उभारते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रुश्वत तुरत पचावे, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अब यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं उनको तो कम से कम ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके व्यंग्य की प्रासंगिकता आज भी वर्तमान में आपको मिल जाती है। इसके अलावा लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर आदि नाटक लिखे हैं। राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप भी उस काल का प्रमुख नाटक रहा है। राधा चरण गोस्वामी ने तन मन गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे तथा अमर सिंह राठौर, वहीं पे गोपाल राम गहमरी ने देश दशा जैसे को तैशा आदि व्यंग्यात्मक नाटक लिखे हैं। ये सारे नाटक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर प्रश्न पूछते ही हैं। भारतेंदु युग में ऐतिहासिक, पौराणिक, रोमानिक और सामाजिक विषयों पर जो है नाटक लिखे गए हैं। प्रहसनों के द्वारा तीखे व्यंग किए गए इस नाटकों ने स्वस्थ मनोरंजन के साथ ही सामाजिक चेतना के निर्माण एवं हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं भारतेंदु युग में कौन कौन से उपन्यास लिखे गए। भारतेंदु युग में उपन्यास का रचना का आरंभ अंग्रेजी और बंगला के प्रभाव के साथ, तो इसमें जो है अंग्रेजी और बंगला का प्रभाव जो है उपन्यास पर देखने को मिलता है। इस युग के उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी, को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो ये इम्पोर्टेंट आ जाता है क्योंकि इस पर तो प्रश्न पूछा ही गया है कि पहला मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है। तो लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को प्रकाशन वर्ष इसका 1882 ईस्वी, ठीक है। यह एक सामाजिक उपन्यास है और इसमें नव जागरण की प्रतिनिधि सुनाई पड़ती है। इस युग के सामाजिक उपन्यासों में श्रद्धा राम फुल्लोरी का भाग्यवती, बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, वहीं पे राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ आदि उल्लेखनीय है। ये सभी उपन्यास जो है उद्देश्यपरक है। अब जितने यहाँ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं उनको भी याद रख लीजिए क्योंकि इनके उपन्यासों के नाम पूछे जाते हैं। इस काल में सर्वाधिक ख्याति देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को प्राप्त हुई। इनके उपन्यासों में तिलिस्मी, अय्यारी, रहस्य, रोमांच भरा है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी आदि इनके उपन्यास है। कहते हैं चंद्रकांता को ऐसी प्रसिद्धि मिली कि इसे पढ़ने के लिए अनेक लोगों ने हिंदी सीखी। तो यहाँ प्रश्न कई बार पूछते हैं कि किस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, तो चंद्रकांता को। इसके अलावा जासूसी उपन्यास भी इस काल में लिखे गए। तो जासूसी उपन्यास की शुरुआत करने वाले हैं गोपाल राम गहमरी। इनकी रचना है अद्भुत लाश, गुप्तचर आदि। इसके अलावा रोमानी उपन्यासों की बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न उल्लेखनीय है, ठीक है। अब बात करते हैं कहानी की। तो भारतेंदु युग में कहानी लेखन का कोई विश्वसनीय और सुरुचिपूर्ण ढांचा नहीं दिखाई पड़ता। भारतेंदु की रचना एक अद्भुत, अपूर्व स्वर्ण, स्वर्ग में विचार सभा आदि को कहानी का पूर्व रूप कहा जा सकता है। और हिंदी में कहानी लेखन की जो शुरुआत है वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद यानी कि द्विवेदी युग से होती है। यानी इस काल में कोई भी कहानी जो है हम नहीं लिखी गई है। अब बात करते हैं आलोचनाओं की। हिंदी आलोचना का आरंभिक रूप भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में पुस्तकों की समीक्षाएं प्रकाशित होती थी। इसके अतिरिक्त रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में सैद्धांतिक आलोचना, टीकाएं और इतिहास में ग्रंथों में कवि परिचय के रूप में की आलोचनाएं मिलती है। इस काल में हिंदी प्रदीप ही एक ऐसा पत्र था जिसमें अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। विद्वानों ने भारतेंदु के नाटक नामक निबंध से हिंदी आलोचना की विधिवत शुरुआत मानी है। पुस्तक समीक्षकों में उल्लेखनीय नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की विस्तृत समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में की। देखिए ये सारे ही पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है
इसलिए मैंने इस पुस्तक से पढ़ाने के लिए शुरू की, क्योंकि इसमें हर चीज़ के बारे में आपको एक साथ मिल जाएगा। अब आप भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं तो भारतेंदु युग में क्या चीज़ें हुई है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने भी इसकी समीक्षा अपने पत्र हिंदी प्रदीप में की थी। ये उन्होंने संयुक्ता स्वयंवर की बात हो रही है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी में आधुनिक आलोचना के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त है। किसको प्राप्त है? बालकृष्ण भट्ट को। चलिए अब बात करते हैं अन्य विधाओं की। तो भारतेंदु ने विक्रमादित्य, कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, मुगल बादशाहों, लॉर्ड मेयो आदि व्यक्तियों की जीवनियाँ लिखकर हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। तो कब से इसकी शुरुआत हुई? भारतेंदु युग से। इसके अतिरिक्त देवी प्रसाद, मुंसेफ, कार्तिक प्रसाद खत्रे, काशीनाथ खत्रे, राधाकृष्ण दास आदि ने भी जीवनियाँ लिखी। ये प्रौढ़ जीवनी साहित्य का उदाहरण नहीं है, पर आरंभ का श्रेय जो है इसी युग से आपको मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की, या भारतेंदु युग से पूर्व पत्र पत्रिकाओं की। तो उदंत मार्तंड जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका था 1826 ईस्वी कलकत्ता से। बंगदूत साप्ताहिक है 1829 ईस्वी कलकत्ता से। प्रजामित्र साप्ताहिक 1834 ईस्वी कलकत्ता से। बनारस अखबार 1845 बनारस। मार्तंड साप्ताहिक है 1846 बनारस से। मालवा अखबार साप्ताहिक 1849 मालवा से। सुधाकर 1850 काशी से। बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक 1852 आगरा से। समाचार सुधा वर्षन 1854 कलकत्ता से। प्रजाहितैषी 1855 आगरा से। ज्ञानदायिनी पत्रिका मासिक है 1866 लाहौर से। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 बरेली से। कवि वचन सुधा 1868 काशी से। जगत समाचार साप्ताहिक है 1869 आगरा से। बिहार बंधु मासिक पत्रिका 1871 बांकीपुर पटना से। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 बनारस से। बाल बोधिनी 1874 बनारस से। भारत बंधु 1874 बनारस से। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 इलाहाबाद से। सार सुधा निधि साप्ताहिक 1879 कलकत्ता से। भारतेंदु युग के हिंदी गद्य लेखक, यहाँ पे आप बस इनके नाम याद रखिएगा। अब भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम इसमें सबसे पहले आता है। 1850 से 1885 ईस्वी। इनका जन्म बनारस में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूत कहे जाते थे। साहित्य की कई विधाओं में इन्होंने समृद्ध योगदान दिया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु एक संवेदनशील, पर दुख कातर और कोमल हृदय के व्यक्ति थे। अपनी भाषा और देश के प्रति इनमें अपूर्व लगाव था। भारत के अतीत के प्रति इनमें श्रद्धा थी। अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव था। ज्ञान विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों से ये अनजान न थे और न ही अज्ञानता को अच्छा मानते थे। अपने प्रसिद्ध बलिया व्याख्यान में इन्होंने देशवासियों के आलसीपन की तीखी आलोचना की है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। यह समय ऐसा है जो पीछे रह जाएगा, कोई उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। तो ये जो पॉइंट है, कथन है, देख लीजिए। देश की आर्थिक बदहाली और बढ़ती जनसंख्या को देखकर उन्होंने कहा, तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा। रुपया भी बढ़े और रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय बतला देंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आपकी कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोकने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घोड़ दौड़ में। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। तमाम तरह के भेदों को भूलकर उन्होंने अपील की, ऐसा करो जिससे तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, और इसके लिए परदेशी वस्तु को और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ये उन्होंने अपने निबंध ये उनके निबंध। अब मैं अगर पूछूं कि ये उनके किस निबंध का कथन है, तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उनके इस निबंध से ये सारे कथन लिए गए हैं। तो सारे कथन इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो भारतेंदु जो थे वो संक्रमण काल के कवि हैं। इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के पद भी लिखे हैं, पर इनका जो महत्व है वो आधुनिक बोध की रचनाओं के कारण है। इनकी रचनाओं में राजभक्ति, देशभक्ति, भाषा उन्नति तथा सुधार संबंधी विचार है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी। इन्होंने उर्दू में रसा नाम से गजलें लिखी है। सुंदरी तिलक और पावस कविता संग्रह भी इनके ग्रंथ हैं। गद्य में भारतेंदु का मुख्य ध्यान नाटकों की ओर था। इनके अनुदित और मौलिक नाटकों में विद्या सुंदर, रत्नावली, मुद्रा राक्षस और सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि प्रमुख है। बादशाह दर्पण और कश्मीर सुषमा इनके इतिहास ग्रंथ है। 1868 में इन्होंने कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन है 1874 में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। 1874 में स्त्रियों के शिक्षार्थ के लिए बाला बोधनी नामक इन्होंने पत्रिका प्रकाशित की थी। ये सारे ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब अगले लेखक के बारे में पढ़े तो बालकृष्ण भट्ट। इनका समय है 1844 से 1914 ईस्वी। तो हिंदी साहित्य में इनकी ख्याति एक निबंधकार और पत्रकार की रही है। हिंदी प्रदीप इनका पत्र था। इन्होंने लेखन के अतिरिक्त अपने साहित्यिक व्यक्तित्व को युग के रचनाकारों को प्रेरित किया। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान उपन्यास और पद्मावती, चंद्रसेन, शिशुपाल वध, नल दमयंती आदि नाटक लिखे हैं। इनके निबंधों में प्रखर आक्रोश के पर्याप्त लालित्य भी है। इनकी भाषा मुहावरेदार, सरल एवं व्यंग से उभरी हुई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी आलोचना के जन्मदाता के रूप में याद किया है। ठीक है, अब बात करेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। इनका समय है 1855 से 1922 ईस्वी। प्रेमचंद ने ब्रज भाषा में कवित्व सवैयां लिखने वाली परंपरागत पद्धति का अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त कजली, होली, लावनी आदि शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने ब्रज भाषा के साथ ही खड़ी बोली में भी काव्य रचनाएं की है। आचार्य शुक्ल ने प्रेमघन को विलक्षण शैली के गद्यकार के रूप में स्मरण किया है। वारांगना, रहस्य, भारत, सौभाग्य इनकी नाट्य कृतियां है। इन्होंने आनंद कादम्बनी नामक पत्र का प्रकाशन किया। अगले लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका समय है 1856 से 1895 ईस्वी। इनका तो जितने भारतेंदु युग के निबंधकार हैं लेखक है, इनका जन्म वर्ष जरूर देख लें, इनका एक साथ लिख लें, क्योंकि भारतेंदु मंडल के लेखकों के नाम अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मनमौजी और विनोदी स्वभाव के थे। भारतेंदु के व्यक्तित्व ने से अत्यंत प्रभावित हुए और इन्होंने अपना गुरु जो है मिश्र जी ने, इन्होंने जो है उनको अपना गुरु मानने वाले कानपुर से ब्राह्मण उनको अपना गुरु माना है। भारतेंदु को प्रताप नारायण मिश्र ने भारतेंदु को अपना गुरु माना था और कानपुर से इनकी पत्रिका जो है वो पूछी जाती है। तो देखिए इनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। ठीक है, अंग्रेजी राज के प्रजाहितैषी पर व्यंग करते हुए इन्होंने लिखा है, जिन धन धरती हरी सोगर करी है, कौन भलाई, बंदर काके मीत कलंदर के ही के भाई। इन्होंने अपनी कविताओं में आल्हा, लावनी जैसी शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने काली कौतुक, रूपक, हट्टी अमीर, कली प्रसाद आदि नाटक लिखे हैं। इनका मुख्य योगदान इनके पत्र, ब्राह्मण और निबंधों के कारण है। अब इनके निबंधों की बात करें तो देखिए प्रेम पुष्पादन, मन की लहर, दंगल खंड, लोक शतक आदि इनकी रचनाएं हैं। सरकारी दफ्तरों में नागरिक इस दिशा में 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना एक उल्लेखनीय घटना है। श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। अब देखिए नागरिक प्रचारणी सभा से भी प्रश्न पूछा जाता है। नागरिक प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में। इसमें किनका योगदान है तो देख सकते हैं श्याम सुंदर दास, राम नारायण और ठाकुर शिव कुमार। ठीक है, इन तीनों के नाम याद रखिए क्योंकि बार बार जो है इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नागरिक प्रचारणी के प्रचारकों में पंडित गौरी दत्त का भी नाम उल्लेखनीय है। नागरिक के प्रचार का सीधा संबंध शिक्षा के प्रचार, साहित्य के निर्माण और प्रकाशन के विकास से जुड़ा हुआ है।
प्रताप नारायण सिंह, राम प्रसाद सिंह, बलवंत सिंह, सुंदर लाल और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल अंग्रेजी अधिकारियों से मिला और इनके प्रयास से ही 1900 में नागरी लिपि को कचहरियों से प्रवेश की अनुमति मिली। तो चलिए यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग के बारे में संपूर्ण चीज़ें, ठीक है। तो ये थी जानकारी आधुनिक काल और भारतेंदु युग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को द्विवेदी युग के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपकी जो बीपीएससी की तैयारी है वो हम इसी प्रकार से और अच्छे से करते रहे। धन्यवाद।